ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ ਬਰਤਵਾਲ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਰਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रही है और इस कोरोना एपिडेमिक में, जबकि बहुत बड़ा एक चैलेंज था मार्च से लेकर, लेकिन इस स्कूल ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज तक बहुत ही बढ़िया तरीके से उन बच्चों को ना उनकी पढ़ाई का नुकसान होने दिया, ना टीचर्स को कोई प्रॉब्लम आई। और इस सब के लिए जिम्मेदार यहाँ की मैनेजिंग कमेटी और यहाँ के प्रिंसिपल, जो एक ऐसा माइंड में कंसेप्ट लेकर आए हैं कि मैं इस पेंडू एरिया को और इस धुरी के एरिया के बच्चों को एक ऐसी उनके में भावना और ऐसा उनमें कैलिबर दे दूंगा और उसी को लेकर यहाँ सेवा हो रही है। सर, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। सर, अगर हम बात करें राइट फ्रॉम मार्च, जब से ये कोरोना एपिडेमिक शुरू हुआ है, ऑनलाइन की बात करें तो ये एक ऐसा स्कूल है जिसने पहले ही ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग की हुई थी और बच्चों को एक नेटवर्क दिया हुआ था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये कोरोना काल प्रारंभ हुआ मार्च के महीने में पिछले साल, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि इस प्रकार की सिचुएशन पहले कभी आई नहीं थी। तो धीरे धीरे हमने ये रियलाइज़ किया कि ये काफ़ी दिन तक चलने वाला है, विद्यालय बंद रहेगा, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। तो हम सीधे ही आए, जैसे आपने अभी पहले बोला कि इस पूरे एरिया में शायद हम पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस को शुरुआत की। चैलेंजेस बहुत सारे थे क्योंकि हमारे टीचर्स वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं जो आईटी इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, दूसरे नेट की प्रॉब्लम्स थी, बहुत से लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे। इन बावजूद उसके हमने धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सिखाया लोगों को। यहाँ पे छोटे मोटे ट्रेनिंग सेशंस कराए, कुछ स्टूडियोज़ बनवाए हमने स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसमें रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई और करिकुलम अच्छा बनवाया उस तरह से। और पर्सनल एक रेपो बनाया पेरेंट्स के साथ में कि वो स्मार्टफोन्स में इन्वेस्ट करें, उसके टाइम को दें बच्चों को, जिससे कि वो करें। और धीरे धीरे करके ये ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम अभ्यस्त हो गए और उसका लाभ सारे बच्चों को हमारे मिला। और मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि अब तक हमने जितना सिलेबस जिस हिसाब से होना चाहिए वो पूरा कंप्लीट कराया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी कराए हैं बहुत सारे, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमें मिली है इस दौरान। सर, डीआईजी साहब, जो कि एक ऐसा उनके माइंड में पहले से भावना थी कि मैंने इन बच्चों को एक ऐसा नेटवर्क देना है, क्या कहना चाहेंगे कि चाहे उन्होंने आर्ट्स में जाना है तो भी वो कलाकार हैं, अगर उन्होंने कॉमर्स में जाना है तो भी उनमें एक एबिलिटी है, मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए भी। क्या कहना चाहेंगे कि आईलेट्स, जो कि आज एक हवा बन चुका है, लेकिन यहाँ के बच्चे जो पहले से ही इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा उनका माइंड सेटअप है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लैंग्वेज के बारे में जो एक भ्रांति लोगों के दिमाग में फैली हुई है कि अगर आपको इंग्लिश में बोलना ही ठीक से आएगा तभी आप सफल होंगे। एक तो पहली बात, मैं इस भ्रांति में विश्वास नहीं करता। हाँ, ये इंग्लिश मीडियम विद्यालय है एंड एवरीबडी शुड स्पीक इंग्लिश, no doubt about it, but English is not the only thing which you speak and you become a good student, because मैं ये मानता हूँ कि हर बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है,
अलग अलग तरह की प्रतिभा पाई जाती है। एक तरह की थ्योरी है, एक गार्डनर की थ्योरी कहलाती है, जिसमें बताया जाता है कि 9 तरह के इंटेलिजेंस पाए जाते हैं बच्चों में, और हम सिर्फ एक ही तरह के इंटेलिजेंस के ऊपर उनको जज नहीं कर सकते। तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है, हमें प्रतिभा को पहचानने की आवश्यकता है और उसको डेवलप करने की आवश्यकता है, और ये हमने किया है यहाँ पे। इंग्लिश तो हम ध्यान देते हैं ज़रूर, जिससे कि हर एक की जो लैंग्वेज एबिलिटी हो वो बेहतर हो। आपने गौर किया होगा कि नई शिक्षा नीति में भी इस बात को जोर दिया गया है कि शुरुआत के दिनों में बच्चों को उनकी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि उनका पूर्ण विकास हो। तो हम भी इसमें विश्वास करते हैं कि इंग्लिश बाद में भी सीखी जा सकती है अच्छी तरह से, अगर अच्छी पढ़ाई की जाए, अच्छी तरह से उन्हें माहौल दिया जाए। लेकिन बुद्धि का विकास और एक जो रीजनिंग बच्चे के अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर जो एक प्रखरता जिसको कहते हैं, स्पॉन्टेनिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो अगर पाई जाती है तो बच्चा कोई भी चीज़ बड़े आसानी से सीख जाता है। लैंग्वेज तो कोई भी, इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, कठिन से कठिन लैंग्वेजेस को भी आप अगर मेहनत करते हैं तो 6 महीने 1 साल में सीख जाते हैं। तो इंग्लिश तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। उसके लिए हमने बहुत सारे प्रोविज़न यहाँ पे किए हुए हैं, जिससे कि अच्छी तरह से लैंग्वेज सीखें बच्चे। लैंग्वेज लैब हमने यहाँ पे स्थापित की है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, और उसकी मदद से, और इसके अलावा हम इनको ऑनलाइन मोड में भी वर्ड ऑफ द डे, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका यूसेज वगैरह ये सब कराते रहते हैं। तो इंग्लिश सीखना ऐसा कोई हवा नहीं है और ऐसा कोई कठिन काम नहीं है कि इंग्लिश बच्चे न सीख पाएँ। अगर वो खुश हैं, स्पॉन्टेनियस हैं और उनको सही माहौल दिया जाता है तो बड़े आराम से सीख सकते हैं, और उसका हम असर देख रहे हैं, जो हम जिस तरह से करते हैं उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। प्रिंसिपल साहब, जिस तरीके से आपने अपने टीचर्स को काउंसिल किया और उनको पहले से लेकर इस कोरोना एपिडेमिक में लड़ना सिखाया कि किस तरीके से उनको ये एक लड़ाई की तरह है, एक कंपटीशन था सारे स्कूल्स, हम अगर बात करें दूरी में, आपने एक ऐसा नेटवर्क दे दिया लोगों को, अपने टीचर्स को काउंसिल करके। ये क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा किलिंग स्टंट इन टीचर्स में भी अब आ चुकी है कि इनको ये कोरोना काल इनके लिए एक तरह से, मतलब एक ऐसा इनके माइंड सेटअप को ले आए कि इनके माइंड सेटअप्स हैं जो बहुत ज़्यादा उनको भी आपने अब कर दिया। हो सकता है कि वैसे नॉर्मल रूटीन में आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इनके साथ इंटरेक्शन इतनी नहीं होती। देखिए, ये एक चैलेंज था, जैसे मैंने पहले आपको बताया, और इस चैलेंज में सबसे बड़ी बात थी कि बहुत से टीचर्स को इस बात का भान नहीं था कि ऑनलाइन मोड में पढ़ाया कैसे जाता है। धीरे धीरे इसकी शुरुआत, जैसे मैंने आपको बताया, मार्च से हुई, और हमने कुछ एक वेबिनार्स, कुछ एक्सपर्ट्स से कुछ इनके ऑनलाइन कोचिंग करवाई इसके संबंध में, और ये बताया कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे बेहतर की जा सकती हैं। हमने खुद अपने स्तर पे इनको ऑनलाइन मोड में ही ये शिक्षा दी और इस तरह की ट्रेनिंग दी, उनको एनकरेजमेंट दिया, मोटिवेशन दिया कि देखिए ऑनलाइन मोड में बहुत सारी खासियत हैं। आपको एक बात बताऊँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है। एक चीज़ कहलाती है ब्लेंडेड लर्निंग, एक कहलाती है फ्लिप्ड क्लासरूम। ये सारे कॉन्सेप्ट्स पहले से भी थे, जिसमें कि ये माना जाता था कि क्लासरूम स्टडीज़ जो होती हैं उसके दौरान जो है बहुत सारे बच्चे पैसिव मोड में बैठे रहते हैं, टीचर पढ़ाता है। इस मोड में जो फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट ये है कि आप सारी चीज़ रिकॉर्ड कर दीजिए, क्लासरूम जितनी एक्टिविटी होती है उसको बच्चों को भेज दीजिए उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे, वो पढ़ के आएंगे। जब क्लास में आएंगे तो सिर्फ इंटरेक्शन होगा, उस चैप्टर के बारे में जो जो काम उन्हें दिया गया वो करके लाएंगे और सिर्फ इंटरेक्शन होगा। तो इससे ज़्यादातर बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस ऑनलाइन मोड के दौरान हमने ये पाया कि जो बच्चे बहुत ही शर्मीले थे, जो सामने नहीं आते थे, जो कुछ काम नहीं करते थे, वो भी इस दौरान जो है वो काफ़ी सामने आए। उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके अपना वीडियो बना के भेजा, होमवर्क करके देते थे रेगुलर। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे टीचर्स भी बहुत मोटिवेटेड रहे, उन्होंने बच्चों से अपना संपर्क साधा। आपको बताऊं, ऑनलाइन मोड में जब भी क्लास होती तो सिर्फ टीचर, सिर्फ बच्चे नहीं देखते, उनके पेरेंट्स और सारे लोग देख सकते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और धीरे धीरे टीचर्स ने अपने आप को अडाप्ट किया इस सिचुएशन के लिए और वो बेहतर टीचर बन पाए, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि सिर्फ हमारी क्लास ही नहीं देख रही है, बहुत से लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको मोटिवेट करते गए और मुझे खुशी है कहने में कि हमारे टीचर्स ने समय के साथ जो है अपने आप को अडाप्ट किया और बहुत ही अच्छी तरह से अडाप्ट किया। और उसका ये नतीजा है कि आज हमें तारीफ़ मिल रही है और लोग कह रहे हैं कि हाँ, इस दौरान जो भी जिस प्रकार से विद्यालय ने और टीचर्स ने बच्चों के साथ रहे हैं, उससे कभी उनकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हुआ। और सर, जिस तरीके से क्रिएटिव स्टडी जैसे आप बता रहे हैं कि वीडियोग्राफी के साथ और इसके साथ साथ आपने बच्चों को उगने भी नहीं दिया, क्योंकि बच्चे आमतौर पर ऐसा सिचुएशन था कि हर बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि सीडेटिव मूड में, और उसको थोड़ा सा
अपने आप को ईजीनेस, उसके लिए भी आपने गाइड कराया और आपने बहुत से वेबिनार जैसे आप बता रहे हैं, उसके लिए भी आपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन की और बच्चों को एक नई एनर्जी आप धीरे धीरे झोंकते रहे, जिसके साथ वो लोग स्टडी में भी अपना कैलिबर जो बढ़िया बनाते रहे। जी, आपको बताऊं, वही मैं उसी पे एम्फोसाइज फिर से करना चाहता हूं कि जैसे कोई डे आता है, मान लीजिए कोई एनवायरनमेंट डे आ गया, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। उस दिन जैसे हम पहले विद्यालय में मनाते थे तो कुछ लेक्चर्स हो गए, एक आध पेड़ पौधे लगा दिए। अभी आपको बताऊं मैं, बच्चों ने अपने अपने घरों में सब ने 2-2, 4-4 पौधे लगाए, उसकी फ़ोटो खींची, उसकी वीडियो बना के, और एनवायरनमेंट के बारे में जो भी उनके मन में आया उसकी वीडियो बना के भेजा। तो पहले जो शायद 10, 15, 20 बच्चे करते थे और हम कहते थे कि हाँ मन गया, आज मुझे खुशी है कहते हुए कि सभी के घरों में सभी बच्चों ने उसको सचमुच में किया और उसका प्रूफ की तरह उन्होंने एक तरह से वीडियो भी हमें बना के भेजा और अपने विचार भी इस बारे में व्यक्त किए। तो मैं मानता हूँ सही शिक्षा वही होती है जो आपके अपने आदत में आ जाए, आपको दिल से आ जाए, सिर्फ दिखावे के लिए ना हो। तो इस ऑनलाइन मोड के दौरान ऐसे कितने सारे कॉम्पिटिशन हुए, सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुआ, ड्राइंग बनाने का कॉम्पिटिशन हुआ, या कोई योगा डे हुआ, या कुछ भी जो भी चीज़ें हुई, उसका हमने ये देखा कि पहले जो कुछ एक बच्चे ही कर पाते थे, अभी पूरी क्लास, पूरे सभी सेक्शंस ने, सब ने अपने अपने उससे करके भेजा और हमने देखा है। तो इस तरह से पार्टिसिपेशन बेस जो है वो बहुत बढ़ गया है, एंथुजियाज़म बच्चों में बहुत आया, बच्चों को बहुत खुशी हुई कि हमारी चीज़ें जो हैं प्रस्तुत की जा सकती हैं और हमेशा के लिए वो रिकॉर्ड हो गई हैं, उसको हम हमेशा के लिए रख सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा वो हुआ है कि क्रिएटिविटी जो बच्चों की थी वो निकल के बाहर आई है इस दौरान। और सर, जैसे अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, थोड़ा सा पवित्रता की वाइब्रेशन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ, ये जो इंस्टीट्यूशन जुड़ी हुई है उनके नाम के साथ, और अभी फिर से धार्मिक समागम है जो वो भी 18 तारीख को ऑर्गेनाइज हो रहा है। उससे भी बच्चों को एक नई एनर्जी जो है, चाहे वो घर पे बैठे ही ऑनलाइन ही मतलब उस एनर्जी को ले, क्योंकि हर साल ये बहुत ही पवित्रता का जो दिन होता था, इसको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर धार्मिक वाइब्रेशन चलती हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि उनको हमेशा रिलीजियस और हमेशा उनके जो करैक्टर बिल्डिंग है उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान ज़्यादा दिया। देखिए, इस विद्यालय का जो नाम है श्री गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर, और इस संस्थान पे उनकी बहुत बड़ी कृपा है, आपको बताऊँ, और उनके जितने भी आदर्श हैं उसका हम शब्दशः पालन करते हैं, और वही सारे गुण हम अपने बच्चों के अंदर भी डालना चाहते हैं। और उसके लिए हम उनको प्रेयर से लेके और उनकी जो अच्छी शिक्षाएं हैं उसके बारे में रेगुलर ज्ञान देते रहते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि हम पहले भी सेलिब्रेट करते हैं इस इवेंट को, जैसे अभी प्रकाश पर्व था श्री गुरु नानक देव जी का, उसमें भी हमने प्रतियोगिताएं कराई, ऑनलाइन मोड में कराई, और उसमें सभी बच्चों ने खूब पार्टिसिपेट किया जम के, और उनके जीवन की जितनी अच्छे मूल्य हैं, जितनी शिक्षाएं हैं, उन सब का जितनी भी चीज़ बच्चे जानते थे वो हमें पता चला कि उनको भी कितनी चीज़ें पता हैं, पहली बार हमें पता चला। इसी प्रकार से श्री गुरु तेग बहादुर जी के अभी जो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उसमें भी हम इन्हीं सब चीज़ों का समावेश करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को उनकी जो शिक्षा है, उनका जो त्याग है, उनकी जो महानता है, और उनका जो सेल्फलेस सर्विस ह्यूमैनिटी के प्रति है, हिंद की चादर उन्हें कहा जाता है, वो सारी बातें जो हैं वो हमारे सारे बच्चों तक पहुँचें और उनको आदर्श मूल्य की तरह वो उनको स्वीकार करें। और इसी प्रकार से इस विद्यालय पे भी हम ये मानते हैं कि उनकी बहुत बड़ी कृपा है, इसीलिए हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं आज। सर, ये विद्यालय जो एक विद्यालय नहीं है, इसके साथ साथ हम बात करें कि स्टार्टिंग से जब से बच्चा नर्सरी की क्लास में यहाँ एडमिशन लेता है और उससे लेकर जॉब ओरिएंटेड तक, अगर हम बात करें नर्सिंग की, नर्सिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर है, कॉलेज भी यहाँ पर है, तो एक बच्चा बीएड भी यहाँ पर है, तो एक बच्चा अगर अपने माइंड से यहाँ आता है और वो कुछ बन के निकलना है तो सारे ईयर्स ही यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर हर तरह का जो है एक कम्प्लीमेशन जो है वो रहता है। जी, देखिए, जैसा ये हमारा देश भगत कॉलेज ट्रस्ट जो बना हुआ है, इसके संरक्षण में बहुत सारी संस्थाएं, जैसे आपने अभी नाम लिया, तो देखिए ट्रस्ट का एक बहुत ही अच्छा मोटिव रहा है कि उन्होंने इस पिछड़े क्षेत्र में एक शिक्षा का जो एक केंद्र खोला है, जिसमें एक ही सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं है जैसे हमारा विद्यालय है, बल्कि उच्च शिक्षाएं भी, जैसे कॉलेज है, नर्सिंग की शिक्षा है, पॉलिटेक्निक है, और इसके अलावा बीएड है,
और इन सब चीज़ों से एक हमने एक ऐसा समूह बनाने की कोशिश की है कि एक ही जगह पे आप बहुत सारी शिक्षाएं ले सकें, जैसे इस क्षेत्र से कई लोगों को बाहर ना जाना पड़े, और उसमें हम एक क्वालिटी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी बात है कि हम सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से संस्था नहीं बनाई गई है, सिर्फ ये सेवा के लिए बनाई गई है, और उसका हम शब्दशः अक्षरशः पालन करते हैं। और हमें मानते हैं कि इस संस्था से और इस जो ट्रस्ट है जिसने इसको पूरा स्थापित किया, इतना बड़ा ये संस्थान, उससे इस इलाके में बहुत मदद मिली है और शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। सर, जैसे अभी छोटे बच्चों की एडमिशन जो है चालू है, ऑनलाइन एडमिशन भी चालू है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एडमिशन तो हमारा क्या कहते हैं, ये शुरू हो जाता नवंबर महीने से। तो अभी तो कोरोना काल चल रहा है, और पिछली बार भी जो बच्चे मतलब चूँकि विद्यालय तो ज़्यादा आ नहीं पाए, लेकिन मुझे खुशी है ये कहने में कि चूँकि विद्यालय के बारे में लोगों की बहुत अच्छी इमेज है, लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनका बहुत अच्छा विकास होता है, बौद्धिक, चारित्रिक और शारीरिक विकास। तो इसलिए अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और हम आशा करते हैं कि इस बार भी जो इस पूरे क्षेत्र के लोग हैं वो अपने बच्चों को जो पहली बार एडमिशन कराना चाहते हैं वो गुरु तेग बहादुर विद्यालय को प्राथमिकता देंगे।